हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज़ की कॉमिक महाबली शाखा और अग्नि मानव। महाबली शाखा और अग्नि मानव कोसिमा के बेहड़ों से सटे लगभग 3 वर्ग मील क्षेत्र में फैले और चारों ओर कांटेदार तारों से सुरक्षित बनाए उन अन्वेषण कैंप में आज चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त थी। तेल की खोज में लगाई गई मशीनें शांत पड़ी थीं। पुरुष और महिला कर्मचारी चीफ इंजीनियर घोषाल को घेरे हुए खड़े थे और उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। बधाई हो घोषाल साहब, मेरी भी मुबारकबाद स्वीकार कीजिए। आपकी मेहनत रंग ले आई। आप सबको भी मेरी मुबारकबाद। इस सफलता में आप सबका भी बराबर हाथ है। आप लोगों के प्रयत्नों से ही हम तेल खोजने में सफल हुए हैं। क्यों ना सफलता मिलने की खुशी में आज रात जश्न मनाया जाए। हाँ हाँ, ज़रूर होना चाहिए। उस रात कैंप में एक विशाल जश्न का आयोजन हुआ। पुरुष कर्मचारियों ने डटकर शराब पी, मुर्गे खाए। स्त्रियों ने शराब तो ना पी, अलबत्ता ठंडे पेय पर खूब हाथ साफ किए। हाँ, इस बीच सुरक्षा सैनिक अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से देते रहे ताकि कोई असामाजिक व्यक्ति कैंप में न घुस सके। यार, अंदर तो लोग बोतलें चढ़ाए जा रहे हैं और एक हमें किसी आरों की आवाज़ें सुन रहे हैं। ड्यूटी तो ड्यूटी है भैया, हम लोग इंजीनियर साहब से कहकर अपना हिस्सा मांग लेंगे। ये भी ठीक है। अब ज़रा मुस्तैदी से पहरा दो, कोई जानवर कैंप में घुस गया तो नौकरी गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दोनों मुस्तैदी से पहरा देने लगे। रात को जश्न धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन सुबह होते ही वहाँ हंगामा व्याप्त हो गया। क्रेन ड्राइवर घबरा हुआ चीफ इंजीनियर के खेमे में दाखिल हुआ। इंजीनियर साहब, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? रात की पार्टी में शामिल हुई कैंप की 8 स्त्रियां गायब हैं। क्या मतलब? क्या वे कैंप में अपने शिविर में नहीं हैं? हाँ हुजूर, उनकी साथी स्त्रियां बुरी तरह से रो रही हैं। चलो मेरे साथ, मैं स्वयं ही चलकर उनसे पूछता हूँ। चीफ इंजीनियर स्त्रियों के शिविर में पहुंचे। गायब हुई लड़कियों के साथियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता न लग सका। गायब हुई लड़कियों का सारा सामान मौजूद था। विचित्र बात है, उनका सब सामान मौजूद है, फिर एक साथ इतनी लड़कियां कहाँ जा सकती हैं? हुजूर, सुरक्षा गार्डों से तो पूछिए, हो सकता है वे जंगल में कहीं चली गई हों या कोई हिंसक जानवर उन्हें उठा ले गया हो। हिंसक जीव का कैंप में पहुंच पाना असंभव है। कैंप की चारदीवारी के तारों में करंट दौड़ता रहता है। मुख्य द्वार पर सशस्त्र गार्ड सारे दिन सारी रात गन लिए तैयार रहते हैं। आओ चले, गार्डों से ही पूछते हैं। गार्ड रूम के पास पहुंचकर, क्या रात कैंप की कुछ लड़कियां बाहर गई थी? नहीं इंजीनियर साहब, हम रात भर मुस्तैदी से पहरा देते रहे। लड़की की तो क्या, कोई चिड़िया तक नहीं निकली। कोई हादसा हो गया है क्या? इंजीनियर के चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। समझ में नहीं आता, उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। लेकिन हुआ क्या साहब, कुछ हमें भी तो मालूम हो। कैंप की 1 2 नहीं, पूरी 8 लड़कियां गायब हो गई हैं रात को जश्न के दौरान। गार्डों के मुख भी हैरानी से खुल गए। 8 लड़कियां गायब? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वे बाहर गई होती तो हमारी निगाहों में ज़रूर आई होती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये बात सच भी है तो वे मुख्य द्वार से बाहर नहीं गई। हम दोनों रात एक पल के लिए भी बेखबर नहीं हुए थे। इस मामले में देर करना उचित नहीं। मैं अभी गृह मंत्री को खबर करता हूँ। चीफ इंजीनियर गार्डों का और अधिक चौकसी से पहरा देने की चेतावनी देकर वापस लौट आए। बाद में उन्होंने कैंप के अन्य कर्मचारियों के साथ पूरे कैंप को खंगाल डाला, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। चीफ इंजीनियर ने उसी वायरलेस द्वारा गृह मंत्री को सारी स्थिति बता दी। मिस्टर घोषाल, आप अपना कार्य यथावत चालू रखें। मैं शीघ्र ही मिलिट्री का एक खोजी दस्ता हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ भिजवा रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। मैं काम आरंभ किए कराए देता हूँ। गृह मंत्री ने तत्कालीन सुरक्षा मंत्री से विषय की गंभीरता पर बात की। परिणाम स्वरूप अगले ही दिन मिलिट्री के खोजी दस्ते के 5 जासूस अपने आवश्यक उपकरणों और शस्त्रों से लैस होकर वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर द्वारा कोसिमा के भीड़ों की ओर उड़ चले। इस खोजी दस्ते के अगवा थे फौज के जाने माने जासूस मेजर रणवीर सिंह और उनके प्रमुख सहयोगी रामन। ठीक समय पर हेलीकॉप्टर बीहड़ के उस क्षेत्र में उतरा जहाँ खुदाई का काम चल रहा था। फिर कॉप्टर से उतरकर 5 जासूस कैंप की ओर बढ़ गए। कैंप के मुख्य द्वार पर उन्होंने चीफ इंजीनियर घोषाल मिले। आप सही वक्त पर पहुंचे। यहाँ तो रात एक और हादसा हो गया। क्या कोई अन्य अपहरण? जी, हमारी भरपूर सतर्कता के बावजूद भी रात कैंप की 2 और स्त्रियां गायब हो गई। कोई सुराग मिला? कतई कुछ नहीं। बाकी लड़कियों से पूछताछ की? खूब खोद खोद कर पूछा। उनका ये कहना है कि वे दहशत के मारे सारी रात जागती रही थी, किंतु सुबह के 4 बजते बजते अचानक ही उन्हें नींद आ गई थी।
आंखें खुली तो उनकी दो साथिना गायब थी। सर, मुझे तो ये सम्मोहन का केस मालूम देता है। मेजर के सहयोगी ने शंका व्यक्त की। सम्मोहन, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने इन जंगलों का इतिहास पढ़ा है। सुना है यहाँ कहीं ऐसी प्राचीन जातियाँ रहती हैं जो सम्मोहन द्वारा दूसरे व्यक्ति की सोचने समझने की बुद्धि को वश में कर देती हैं। सम्मोहित हुआ वह व्यक्ति फिर वही करता है जो उससे करने को कहा जाता है। विचित्र बात है, मैंने तो कभी ऐसा कहीं होते देखा नहीं। मुझे वह जगह दिखाई है जहाँ से लड़कियाँ गायब हुई हैं। इंजीनियर ने रहनुमाई की। वह पाँचों जासूसों को लड़कियों के शिविर में ले आया। यही वह जगह है मेजर, जहाँ कैंप की सारी लड़कियाँ रहती थी। रामन ने कैंप के चारों ओर घूम घूम कर क्षेत्र का निरीक्षण किया। फिर एकाएक उसकी निगाह एक पेड़ पर टिक गई, जिसकी शाखाएं बिजली के तारों के ऊपर से होती हुई कैंप के अंदर तक पहुंच रही थीं। मेरा विचार है लड़कियां इस पेड़ के ऊपर होकर बाहर गई हैं। कैसे जाना? पेड़ की सिचुएशन से, और मेरा विश्वास है कि उन्हें ले जाने से पहले अवश्य सम्मोहित किया गया होगा। मेजर की झल्लाहट बढ़ गई। पेड़, शाखें, सम्मोहन, तुम कह क्या रहे हो रामन? पेड़ के द्वारा किसी को सम्मोहित कर यहाँ से ले जाना असंभव है, विशेषकर लड़कियों को। मगर सर, लड़कियों की इच्छा शक्ति मर्दों से कम होती है, अतः उन्हें जल्दी ही ट्रांस में लिया जा सकता है। लेकिन नहीं, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा कथन स्पष्ट है। जिस किसी ने ये लड़कियां अपहृत की हैं, खूब सोच समझकर एवं योजना बनाकर की है, एवं उसने पहले जगह व मौके का अच्छी तरह अध्ययन किया है, तभी वह काम किया है। लेकिन वह कौन हो सकता है? इस विकट जंगल में जहाँ अच्छे अच्छे 30 मार्का आने से डरते हैं, कोई क्यों आने लगा? उद्देश्य को तो मैं नहीं बता सकता सर, किंतु इतना निश्चित है कि ये काम किसी ऐसी जंगली जाति का है जो जंगल से पूर्णतः परिचित है। हमें उन्हें जंगल के मध्य तलाश करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम उनकी तलाश हेलीकॉप्टर द्वारा करते हैं। हम दूरबीन लेकर नीचे नज़र रखेंगे, कोई चिन्ह मिला तो वहाँ से खोज प्रारंभ कर देंगे। तभी भौचक्के खड़े इंजीनियर ने प्रतिवाद किया। मेजर, ये काम तो दिन में ही संभव है। रात में उन्हें खोजना तो भूसे के ढेर में सुई को खोजने जैसा ही होगा। मेजर ने इंजीनियर को राय दी कि वह सबसे पहले कैंप में लटकती पेड़ की शाखाओं को कटवा दे। हम कल प्रातः से इस काम को आरंभ करेंगे। अब आओ और कैंप के कर्मचारियों का आश्वस्त करो कि वे निश्चिंत रहें, अब कोई दुर्घटना न होगी। ये काम मैं अभी करा देता हूँ। इंजीनियर ने कैंप के कर्मचारियों को पेड़ की शाखाओं को काटने का आदेश दे दिया। दूसरी सुबह खोजी दल के पाँचों जासूस हेलीकॉप्टर में बैठ लड़कियों के अपहरणकर्ताओं की तलाश में उड़ चले। जिस दिन कैंप में लड़कियों के अपहरण की यह घटना घटी, लगभग उसी दिन महाबली शाखा के क्षेत्र में भी लड़कियों के अपहरण की कई घटनाएं घट चुकी थी। उधर महाबली शाखा की गुफा पर हम लुट गए देवपुत्र। अगर तुमने सहायता नहीं की तो बर्बाद हो जाएंगे। शाखा ने उन्हें शांत किया। घबराओ नहीं, साफ साफ बताओ क्या हुआ। मेरी जवान लड़की घर से गायब हो गई। मेरी भी लड़की का पता नहीं है। तुमने जंगल में उनकी खोज की? कोई वन का जानवर तो नहीं उठा ले गया? हमने पूरा जंगल छान मारा है महाबली, उनका कोई भी निशान नहीं मिला। ऐसा मालूम होता है जैसे जादू के जोर से उन्हें किसी ने गायब कर दिया है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। मुझे पहले घटनास्थल दिखाओ। आदिवासी शाखा को उस तालाब के पास ले गया जहाँ से उनके अनुमानुसार उनकी लड़कियाँ गायब हुई थीं। लड़कियाँ एक साथ गायब हुई हैं या अलग अलग करके? वे तीनों इकट्ठी यहाँ पानी भरने आई थीं। बाद में अपनी झोपड़ियों तो पहुँची ही नहीं। शाखा ने तालाब के किनारे रेत में बने पद चिन्हों का निरीक्षण किया और झुक झुक कर उन्हें सूंघने लगा। काफ़ी देर तक यही क्रम चला। फिर एक जगह दो जोड़े बड़े बड़े पद चिन्हों की ओर देखकर निश्चयात्मक स्वर में बोला, ये पद चिन्ह हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति के नहीं हैं। इतने बड़े पैरे यहाँ किसी के नहीं हैं। शाखा पद चिन्हों का अनुगमन कर आगे बढ़ा। ये चिन्ह पहाड़ों की ओर चले गए। ऐसा लगता है अपहरणकर्ता उन्हें स्वेच्छा से ले गए। हमारी लड़कियाँ किसी अजनबी के साथ स्वेच्छा से क्यों जाने लगीं? इस रहस्य का पता तो लड़कियाँ मिलने पर ही चलेगा। लेकिन ये बात निश्चित है, अपहरणकर्ता उन्हें ज़बरन नहीं ले गए, क्योंकि रेत पर संघर्ष के कोई भी चिन्ह नहीं है। तब फिर अब क्या करें? क्या संतोष करके घर बैठ जाए और उन्हें हमेशा के लिए खोया हुआ मान लें? हरगिज़ नहीं, मैं उन्हें तलाश करके ही दम लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे शांत पहाड़ों के आर पार भी क्यों न जाना पड़े। पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे स्वर्णलेखा नदी तक पहुँच गए और यहीं से उनके क्षेत्र की सीमा समाप्त हो गई। यहाँ उनके पद चिन्ह समाप्त हो गए। लगता है वे नदी पार कर शांत पहाड़ों के क्षेत्र में चले गए। पर उन पहाड़ों में तो बुकेनों लोग रहते हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। अपने सुनहरे पहाड़ की रक्षा के लिए वे हमें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। हाँ देवपुत्र, उनके विष बुझे तीर सदैव शत्रु के शरीर में पैवस्त होने के लिए तत्पर रहते हैं।
और उनके टट्टू तो बस कयामत है। इस पथरीले क्षेत्र में बिजली की भांति दौड़ते हैं। शत्रु का संहार कर बुकेनो पलक झपकते ही टट्टुओं पर बैठ गायब हो जाते हैं। लेकिन मुझे इस क्षेत्र में प्रवेश करना ही पड़ेगा। बुकेनो सरदार मेरे नाम से परिचित है। वैसे मुझे इतना तो विश्वास है कि ये काम बुकेनो जाति के लोगों का नहीं है। पर ऐसा विश्वास क्यों महाबली? यद्यपि बुकेनो एक युद्धप्रिय जाति है, पारंपरिक प्रथा के अनुसार वे विदेशियों को अपने क्षेत्र में नहीं आने देते। फिर भी वे नरभक्षी नहीं हैं और ना ही चोर। बुकेनो अपनी ही स्त्रियों से विवाह करते हैं। वे वंश परंपरा का बड़ा ध्यान रखते हैं। किसी अन्य जाति की स्त्री से विवाह करना वे जुर्म मानते हैं। लेकिन देवपुत्र, इसमें बहुत खतरा है। आप आज्ञा दे तो हम अपने बहादुरों के साथ आपकी रक्षा के लिए चलें। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही वहाँ जाऊँगा। कोसीमा के सैनिकों को देखकर बुकेनो भड़क सकते हैं और इसका अर्थ होगा व्यर्थ का रक्तपात। तो फिर हम क्या करें? मैं तुम्हें 10 दिन का वक्त देकर यहाँ से रवाना होता हूँ। यदि मैं इन दिनों में नहीं लौट आता तो तुम जैसा चाहो वैसा करना। ठीक है स्वामी, हम 10 दिन तक आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे और तत्पश्चात जैसा उचित समझेंगे वैसा ही करेंगे। तत्पश्चात शाका ने उनसे विदाई ली। वह चेतक पर सवार हुआ और घोड़े को एड़ लगाकर स्वर्ण लेकर नदी में उतर गया। चलो दोस्त, इस बार अपना अभियान कठिन है और मंजिल दूर। नदी पार कर कुछ मील का रास्ता निर्विघ्न गुजर गया, लेकिन बुकेनो लोगों द्वारा चेतावनी के रूप में छोड़ा गया विशैला तीर पहला मोड़ काटते ही सर्र से उसके सामने से गुजरकर एक पेड़ में जा गुजरा। सर्र खट! शाका ने एकदम चेतक की लगाम खींच ली। रुको दोस्त, लगता है बुकेनो लोगों को हमारे आगमन की खबर मिल गई है। थोड़ी देर बीतते बीतते ढेर सारे बुकेनो पहाड़ की दरारों से निकलकर उसके सामने नमूदार हो गए। उन्होंने अपने तीरों से शाका को निशाना बनाया हुआ था। ठहरो अजनबी, तुम आगे नहीं जा सकते। मैं तो पहले ही ठहरा हुआ हूँ और मैं अजनबी भी नहीं हूँ। कौन हो तुम? कोसीमा का महाबली शाका। लोग मुझे नागपुत्र या देवपुत्र भी कहते हैं। बुकेनो की भीड़ से एक बुकेनो आगे बढ़ा। उसने बाकी लोगों को शांत रहने का इशारा देकर शाका से कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ शाका, लेकिन तुम हमारे क्षेत्र में क्यों आए हो? मैं आपके सरदार उडालो से मिलना चाहता हूँ। उडालो से मिलने के लिए पहले तुम्हें उससे आज्ञा लेनी होगी। फिर अपने शस्त्र, भाला और छुरा तथा घोड़ा भी हमें सौंपना होगा। दोस्तों, मेरे यहाँ आने का लक्ष्य तुम लोगों को हानि पहुँचाना नहीं है। तुम लोग मेरे शस्त्र अथवा घोड़ा रख लो। शाका ने अपने शस्त्र और घोड़ा बुकेनो लोगों को सौंप दिए और उनके साथ चल दिया। अपने बड़े मकान में एक ऊंचे स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठा उडालो मनी मन उत्तेजित था। एक अजनबी के उसके क्षेत्र में दाखिल होने और बाद में पकड़े जाने की खबर उसे मिल चुकी थी और वह उसके लिए कड़ी सज़ा भी सोच चुका था। लेकिन जब उसके आदमी निशस्त्र शाका को लेकर उसके सामने उपस्थित हुए तो, सरदार, हमने इस व्यक्ति को अपने क्षेत्र में दाखिल होते हुए पकड़ा है। यह आपसे मिलना चाहता था। इसके बंधन खोल दो, मैं इसे पहचानता हूँ। जंगलियों ने शाका के बंधन खोल दिए। अब बताओ महाबली, तुम किस कारण से मेरे क्षेत्र में दाखिल हुए? मैं ये जानता हूँ तुम हमारे शत्रु नहीं हो, फिर भी ये ठीक तो नहीं। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु व्यवस्था थी मेरी। कैसी व्यवस्था? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ हल निकाल सकूँ। शाका ने आदिवासियों की लड़कियों के अपहरण की बात बताई। ये सुनने के बाद उडालो बोला, ये काम अवश्य अग्निमानवों का है। अग्निमानव? वे कौन है? यहाँ से 3 बड़े पर्वतों के पार घने जंगलों से घिरा एक ऊंचा पठार है। वे उसी पठार के घर में रहते हैं। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो उनके विषय में? क्या कभी वहाँ गए हो? मैं वहाँ कभी नहीं गया, क्योंकि दूसरे के क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश करना हमारी जाति की परंपरा नहीं है। तो फिर कई वर्ष पहले हमने चोरी से दाखिल होते अपने क्षेत्र में एक अग्निमानव को पकड़ा था। हमने उसे ताड़ना दी तो उसी ने हमें ये जानकारी दी थी। कैसे होते हैं ये अग्निमानव? मेरा मतलब है, इनका रंग रूप आदि कैसा है? उसी अग्निमानव से मिली जानकारी के अनुसार अग्निमानवों का शरीर गोरे चिट्टे रंग का होता है। वे शरीर पर चीते की खाल पहनते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं। उनके प्रिय हथियार भाला, चाकू और पेड़ की छाल से बनी हुई एक मजबूत रस्सी है। सबसे अहम बात उनके बारे में यह है कि उनका शरीर रात अंधेरे में भी चमकता है। शायद इसलिए वे अग्निमानव कहलाते हैं। रात को चमकने वाले मानव? विश्वास नहीं होता कि यह भी संभव है। पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, किंतु जब अपनी आंखों से देख लिया तभी सत्यता पर विश्वास हुआ। क्या वे आदमी अब भी तुम्हारे कब्ज़े में है? नहीं, यद्यपि मेरे आदमी उसे मार डालने पर जोर दे रहे थे, किंतु मैंने उसे छोड़ दिया था। वह वापस अपने देश लौट गया था। कोई नाम बताया तो उसने अपना? हाँ, चाको नाम था उसका। उसने अपनी जाति के विषय में कई विस्मयकारी बातें बताई थी। कौन सी बातें? उसने कहा था कि उनकी जाति में स्त्रियां नहीं होती। वे बेबुनियाद बात, भला कोई प्राणी माता के बिना भी पैदा हो सकता है? मैंने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था।
किंतु फिर मैं ये सोचकर चुप रह गया था कि जब उन लोगों से कोई संबंध बनाना ही नहीं है तो उनके विषय में जानने से क्या लाभ। एक और बात भी उसने बताई थी। कौन सी बात? उसने अपनी आयु 300 वर्ष की बताई थी। 300 वर्ष? मुझे यकीन नहीं आता। उनकी लंबी आयु का क्या रहस्य हो सकता है? मैं क्या जानूँ, कभी उनसे मिला तो स्वयं ही पूछ लेना। लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते मैं तो तुम्हें यही राय दूंगा कि उन लोगों से ना ही मिलो तो अच्छा है। तुमने मेरी उत्सुकता जगा दी है सरदार उड़ाल। अब तो मैं उन लोगों को ज़रूर देखना चाहूँगा। सुना था तुम ज़िद पर कायम रहने वाले व्यक्ति हो। जिस काम को करने की ठान लेते हो उसे करके ही रहते हो। आज मैं स्वयं देख रहा हूँ। बात ज़िद की नहीं, वचन पालन करने की है। मैं अपने आदमियों को विश्वास देकर आया हूँ कि उनकी लड़कियों को ढूंढ कर ही लौटूंगा। मेरी शुभकामनाएं। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। शाका झिझका, लेकिन उड़ालो ने उसे फिर उत्साहित किया। बोलो बोलो, मेरे लिए कोई और सेवा? उड़ालो, अगर तुम इस अभियान में मेरे साथ चलो तो कैसा रहे? क्या अकेले जाने में तुम्हें भय मालूम हो रहा है? डर? और मुझे? उड़ालो, शाका किसी से भी नहीं डरता सिवाय ईश्वर के। तब फिर क्या बात है? सच बताऊं तो कहना सरदार, तुम मुझे बहुत भले आदमी लगे हो। तुम मित्रता के योग्य हो और मैं चाहता हूँ इस अभियान में मैं और तुम इकट्ठे रहें ताकि हमारी दोस्ती और पक्की हो सके। मित्रों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। विश्वास रखो दोस्त, उड़ालो तुमसे पीछे नहीं रहेगा। मित्रता के हवाले पर उड़ालो ने शाका की बात स्वीकार कर ली। तब फिर यह निश्चय रहा कि हम दोनों कल भोर होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे, पर तुम्हें यह अभियान पैदल ही करना पड़ेगा। वह क्यों? घोड़े ले जाने में क्या अर्ज है? बंडा जाति के क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही हमें एक अति भयंकर दलदल को पार करना पड़ेगा। वहाँ ऐसी भयंकर दलदल है कि जरा सी असावधानी दोनों की जान ले सकती है। दलदली क्षेत्र तक घोड़ों पर पहुंचा जा सकता है। हम वहाँ घोड़े छोड़ देंगे। तुम्हारा घोड़ा बेशकीमती है, कहीं वह किसी ने चुरा लिया तो? मेरे घोड़े की फिक्र मत करो। चेतक मेरी बातों को खूब समझता है। यदि मैं उसे वहीं रुकने को कहूँ तो वह भूखा प्यासा रहकर भी महीनों रह सकता है। ये तुम जानो, तुम्हें आगाह करना मेरा फ़र्ज़ था। तुम फिक्र न करो, चेतक का कुछ नहीं होगा। अगले दिन उड़ालों के साथ शाका वहाँ से बंडाओं के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। चलते समय बुकेना बहादुरों ने उड़ालों के साथ चलने की ज़िद की, लेकिन उड़ालों ने बड़ी दृढ़ता से उन्हें रोक दिया। शाका ने उन लोगों से कहा, बुकेनो वीरो, यदि मेरे बाद मेरी खोज में मेरे सैनिक पहुँचें तो उनसे तुम मित्रवत व्यवहार करना और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा देना। यकीन रखो महाबली, ऐसा ही होगा। समझ लो कोसिमा वासी अब हमारे मित्र हैं। दलदली क्षेत्र के पास पहुंचकर उड़ालों ने अपना घोड़ा रोका और शाका को रुकने का संकेत किया और कहा कि घोड़ों का आगे जाना असंभव है। शाका ने दलदली इलाके का निरीक्षण किया। ज़मीन में जगह जगह बुलबुले फूट रहे थे। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पेड़ भी उगे थे, लेकिन उनका फासला काफ़ी दूर था। स्थिति सचमुच पेचीदा है उड़ालो, लेकिन हम क्षेत्र को आसानी से पार कर लेंगे। यह दलदल हम ज़मीन के रास्ते नहीं, पेड़ों द्वारा पार करेंगे। कैसे? पेड़ों के ज़रिए, लेकिन पेड़ तो काफ़ी दूर दूर है। मैं वहाँ तो उछाल नहीं पड़ सकता। ये काम तुम नहीं, मैं करूँगा। तुम मजबूती से मेरी पीठ पर जमे रहना। इन पेड़ों की दूरी इतनी ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसी छलांगें अक्सर लगानी पड़ती हैं। शाका ने चेतक की पीठ थपथपाई। घोड़े ने मानो हिनना कर स्वीकृति जताई। शाका ने उड़ालों को अपनी पीठ पर बिठाया और फिर ज़बरदस्त छलांग लगाई। संभल कर महाबली, डरो मत मेरे दोस्त। फिर दलदल के बाहर पार पहुंचकर, कमाल कर दिया दोस्त, यकीन नहीं आता कोई मानव इतनी ऊंची छलांग भी लगा सकता है। ये मैंने आज ही देखा। शाका मुस्कुराया। अभी तो आगे आगे और भी चमत्कार तुम देखोगे दोस्त, ये तो शुरुआत है। पेड़ों का सिलसिला समाप्त हो चला था, अतः कुछ दूर चलने पर उन्हें बंडा लोगों का गांव नज़र आने लगा। देखो दोस्त, वह रहा बंडा लोगों का गांव। आप उन लोगों से पता करते हैं। चलो, लेकिन सावधान रहना, बंडा लोग बहुत शक्की होते हैं। अजनबियों पर सहज विश्वास नहीं करते। उनके विष बुझे तीर सदैव तैयार रहते हैं। दोनों सतर्कतापूर्वक बंडा लोगों के गांव की ओर चल पड़े। अभी दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वृक्षों के पीछे छुपे बंडा लोगों ने उन्हें घेरना आरंभ कर दिया। कुछ बंडाओं के तीर साएं से उनके सामने से गुजर गए। साएं साएं, ये लोग उत्तेजित है, इसलिए शांति रहना उड़ालो। कुछ ही देर में बौने बंडा तीर कमानों पर चढ़ाए घेरा कसते हुए उन दोनों के समीप आ गए। एक बंडा सैनिक ने दूर से ही उन्हें अपनी भाषा में चेतावनी दी। तुम दोनों कौन हो अजनबी? जवाब उड़ालों ने दिया। मैं बंडा भाषा जानता था। हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, मित्र हैं। बंडा लोगों का कोई मित्र नहीं। सच सच बताओ, नहीं तो सैकड़ों तीर तुम्हारे जिस्मों में पैवस्त हो जाएंगे। ऐसी गलती हरगिज़ ना करना, वरना पछताना पड़ेगा। बुकेनो लोग यहाँ पहुँचकर तुम्हारे सारे गांव को बर्बाद कर देंगे। कोई नहीं बचेगा जीवित यहाँ। क्या तुम बुकेनो हो? हाँ, मैं बुकेनो सदा उड़ालो हूँ, और ये मेरा मित्र महाबली शाका। कोसिमा के लोग इसे देवपुत्र और नागपुत्र भी कहते हैं।
शाका का नाम हमने सुना है, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रहे हो? तुम हमें अपने सरदार के पास ले चलो, वहाँ हम उसे संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, हम तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलते हैं, लेकिन पहले तुम अपने ये हथियार हमें सौंप दो। उडालो और शाका ने अपने अपने हथियार ज़मीन पर डाल दिए। उसी बंडा सैनिक ने दोनों के हथियार समेट लिए और फिर तीरों के घेरे में बंडा सैनिक दोनों को लिए अपने सरदार के पास चल दिए। जिस समय दोनों को बंदी बनाकर बंडा सैनिक अपने सरदार उलांगों के पास पहुँचे, वह अपने घर के सामने बैठा अपनी दोनों बीवियों के साथ शराब पी रहा था। दो लंबे तगड़े अजनबियों को बंडा सैनिकों के द्वारा बंदी बनाए लाते देख तुरंत उठ खड़ा हुआ। संदेह से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने सैनिक से पूछा, ये लोग कौन है उलाना? उत्तर दिया उडालो ने, मुझे पहचानो उलांगो, मैं वीर बुकेनो जाति का सरदार उडालू हूँ, और यह है वह महाबली शाका जिनका दूर दूर तक नाम है। हम यहाँ तुम्हारे पास कुछ जानने आए हैं। क्या जानना चाहते हो? उडालो ने कोसिमा से चुराई गई लड़कियों के बारे में बताया। हम ये जानने आए कि तुम्हारे आदमियों ने उन लड़कियों को नहीं चुराया। यदि ऐसा है तो चुपचाप हमें वे लड़कियाँ वापस कर दो। मान लो ऐसा ही हुआ हो, और यदि हम उन लड़कियों को वापस ना करें तब तुम क्या कर लोगे? तब मैं अपने साथी से कहूँगा कि वे तुम्हारे पूरे गांव के मर्दों को मार डालें और तुम्हारी औरतों और बच्चों को हाँक ले जाए। तुम दोनों मेरे इन जवानों के निशाने पर हो, फिर भी मुझे धमकी दे रहे हो। जानते हो उडालो, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये धमकी नहीं उलांगो, हकीकत है। मेरा साथी तुम्हारे सैनिकों को चुटकियों में मसल सकता है। उलांगो पहले ही शराब पिए हुए था। उडालो की धमकी ने उसे और उत्तेजित कर दिया। पहले मैं तुम्हें शायद बता भी देता कि बंडा लोगों ने कुछ काली और कुछ सफ़ेद रंगों की अनेक लड़कियों को अग्निमानवों द्वारा ले जाते देखा है, लेकिन अब ये बात तुम्हें हरगिज़ पता नहीं लगेगी, बल्कि अपनी घृष्टता का मज़ा चखना होगा। सैनिक, टूट पड़ो इन दोनों पर और इन्हें बांधकर मौत के बाड़े में डाल दो। कल रात देवता पर इन दोनों के गोश्त का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। आनन फानन में अनेक बंडा दोनों के ऊपर छा गए। शीघ्र ही दोनों की मुश्कें कस दी गईं। अपने दोनों हाथ झाड़ते हुए बंडा सरदार ने एक ज़बरदस्त ठहाका लगाया। हा 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 हा। शरीर हाथी जैसा और ताकत चूहों से भी कम, इसी ताकत के बल पर धमकी दे रहे थे। तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा उलांगो। यदि हमें कुछ हो गया तो ध्यान रहे, बुकैनो सैनिक इस गांव को मटिया मेट कर देंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। कल रात तुम दोनों देवता का प्रसाद बन जाओगे। देवता के प्रसन्न होते ही तुम्हारे सैनिक तो क्या, संसार की कोई ताकत हम पर फतह नहीं पा सकेगी। मैं फिर कहता हूँ, छोड़ दो हमें, नहीं तो। उडालो की बात का उत्तर न देकर उलांगो ने अपने सैनिकों को संकेत कर दिया, जो हाथ पैर बंधे दोनों व्यक्तियों को खींचते हुए मौत के बाड़े की ओर ले चले। बौने सैनिकों ने शाका और उडालो को मौत के बाड़े में ढकेल दिया और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। शाका और उडालो ने बाहर से आता बौने सैनिकों का अट्टहास सुना, जो धीरे धीरे दूर होता चला गया। फिर वहाँ एकदम मौत का सन्नाटा छा गया। जिस समय शाका और उडालो को मौत के बाड़े में ढकेला जा रहा था, उसके कुछ ही क्षण बाद कोसिमा के अन्वेषण केंद्र से लड़कियों की खोज में निकला हुआ वायुसेना का खोजी हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से वहाँ से उड़ता हुआ निकला। पांचों सवार अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाए नीचे की ओर ही देख रहे थे। बौनों के गांव में हलचल होती देख मेजर ने पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर को थोड़ा और नीचा करो। मुझे जंगलियों के इस गांव में कुछ विशेष हलचल होती दिखाई दे रही है। हो सकता है वे अपना कोई उत्सव मना रहे हो, शायद, पर मैं देख रहा हूँ वे कुछ उत्तेजित से लग रहे हैं। अरे, उनमें भगदड़ मच गई और अब जल्दी जल्दी वे अपने झोपड़ों में जा रहे हैं। शायद हेलीकॉप्टर को देखकर डर गए। बेचारों को कभी ऐसी चीज़ें देखने का मौका जो नहीं मिला होगा। ऐसी बात तो नहीं है मेजर, आकाश में विमानों को उड़ता तो वो रोज़ ही देखते होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने इतना नीचे उड़ता हेलीकॉप्टर ना देखा हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, पर ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है नीचे कोई अप्रत्याशित घटना घटी है। कह रहा हो, अभी तो आगे की खोज करते हैं, वापसी में फिर एक बार यहाँ से गुजरेंगे। मेजर के संकेत पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को ऊंचा उठा दिया। फिर हेलीकॉप्टर आगे की दिशा में बढ़ गया। क्या महाबली शाका और उडालो बंडा सरकार की कैसे छूट सके? क्या वायुसेना का खोजी दस्ता गुमशुदा लड़कियों को खोजने में सफल हो सका? अग्निमानव कौन थे? उन्होंने कैंप की लड़कियों का अपहरण क्यों किया था? इन सब का उत्तर आपको हमारी आगामी चित्रकथा महाबली शाका और अग्निमानव की तबाही में मिलेगा, जो अति शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाका सीरीज़ की अगली कॉमिक्स महाबली शाका और अग्निमानव की तबाही में। तब तक के लिए धन्यवाद।